इसके थ्रू आप जान पाएंगे। भाई डॉक्टर के पास आप जाते हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि आपको कुछ भी हुआ हो वो एक ही दवाई दे देता होगा उठा करके बिना आपसे पूछे। आपसे पहले पूछा जाए कि अच्छा परेशानी क्या है। अब सर दर्द हो रहा है तो पेट दर्द की दवाई नहीं दी जाएगी, हार्ट अटैक की नहीं दी जाएगी। तो इसलिए वो पहले जानता है, टेस्ट कराता है कई बार, और डायग्नोस होने के बाद आपको रेमेडी दी जाती है, जो कि एक प्रॉपर तरीका हो सकता है। अगर किसी बच्चों को या कुछ बच्चों को किसी पर्टिकुलर तरह की परेशानी है, मैथ्स में प्रॉब्लम है, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो टीचर उनको स्पेशल क्लासेस भी दे सकता है और उस तरह के मेजर्स ले सकता है। जब वो क्लासरूम में सेम टॉपिक पढ़ा रहा होगा, उसको पता है कि इस बच्चे को यहाँ दिक्कत होती है समझने में, तो वो उस तरह से उसको डील करेगा, एक बार और रिवाइज करके बता देगा और कुछ क्वेश्चन भी पुट कर सकता है। तो ये आपका तरीका होता है जब आप बेसिकली रेमेडी मतलब दवाई देते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें क्लियर होती है। डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग आपकी लैंग्वेज में भी पूछा जाता है, आपका सीडीपी में भी पूछा जाता है, मैथ्स पेडागोजी में भी पूछा जाता है। तो एक बात हुई, पहले डायग्नोस करते हैं फिर रेमेडी देंगे हमेशा। आगे बढ़ते हैं। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीसीई क्या है? सीसीई आपने बहुत बार सुना होगा। इसमें दो शब्द हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक है कॉन्टिन्यूअस, मतलब सतत, सतत का मतलब होता है जो कॉन्टिन्यूटी में चलती रहे। कॉम्प्रिहेंसिव क्या है? मतलब कि एक बड़ा एस्पेक्ट, एक होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक क्या होता है? सर्वांगीण। आप जानते हैं कि आपका जो शिक्षा का उद्देश्य है वो बच्चे के अंदर जो उसकी इनेट एबिलिटीज हैं, जिस हद तक वो एकदम फुली डेवलप हो सकता है, वो करना है। तो कॉम्प्रिहेंसिव वे में हम सिर्फ एक एस्पेक्ट ना हो कि बस पेपर पेन पे अच्छा करे तो बहुत अच्छा बच्चा है, अदरवाइज तो बेकार है। तो हम कॉम्प्रिहेंसिव सर्वांगीण विकास या उसको पूरी तरह से सर्वांगीण रूप से इवेल्युएट करते हैं। ऐसा थोड़ा ना है कि आप चाहें कि बच्चा विकास विकसित तो पूरी तरह से हो और आप इवेल्युएट करें बस इतने से पार्ट को। तो यहाँ पर हम बच्चे को बेहतर जान पाते हैं। कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीबीएसई ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 2009 में लागू किया था। और इसके अंदर फिर आपका बेसिकली आरटीई से शुरुआत हुई थी, क्योंकि हम चाहते हैं कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिले। नो डिटेंशन पॉलिसी आया, हालांकि उसको बाद में हटा लिया गया। फिर सीसीई को लागू किया गया कि भाई इस बच्चे को पूरी तरह से देखो। अब यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। इसमें दो टर्म इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक और चीज को लागू किया गया है, एसबीए, स्कूल बेस्ड असेसमेंट। मतलब बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जिस स्कूल में वो है, जो वहां के टीचर्स हैं, उसी एक फैमिलियर एनवायरनमेंट में वो वहीं पे उनका इवैल्यूएशन हो सके। इसको आगे समझेंगे। दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सीसीई में। एक होता है स्कूलेस्टिक पक्ष, मतलब कि शैक्षिक पक्ष, और दूसरा है आपका सह शैक्षिक या को स्कूलेस्टिक। सह शैक्षिक या को स्कूलेस्टिक जिसको हम कह रहे हैं, ये ऑब्वियसली अभी इसको समझेंगे। देखिए, स्कॉलेस्टिक वो एरिया है जो आपके करिकुलर एरिया से, जो आपके पेन पेपर से संबंधित है, जो आपके बेसिकली जो आप डिजायरेबल बिहेवियर चाहते हैं बच्चे में। आपने देखा कि अच्छा ये वाला हमने सेक्शन कराया था, उसको आपने पेपर पेंसिल पर टेस्ट ले लिया। वो स्कॉलेस्टिक क्या है? जो उसके दिल दिमाग बाकी चीजों से भी रिलेटेड है, सिर्फ पेन पेपर से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ नॉलेज वो जो पूरा एक ब्लूम टैक्सोनॉमी है उससे रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं वो खेल में कैसा करता है, वो म्यूजिक में कैसा करता है, उसका व्यवहार कैसा है, तो आप पूरी चीजें देखते हैं को स्कॉलेस्टिक में। को स्कॉलेस्टिक क्या है? एक ब्रॉडर टर्म है, एक नैरो कॉन्सेप्ट नहीं है। जहां पर हम देखते हैं कि स्कॉलेस्टिक क्या है? एक नैरो कॉन्सेप्ट है, एक छोटी बात है कि सिर्फ एक ही एस्पेक्ट। को स्कॉलेस्टिक में हम मल्टीपल एस्पेक्ट, जैसे कि बच्चे की लाइफ स्किल्स, भाई कैसी डिसीजन मेकिंग पावर है, कैसा व्यवहार करता है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसकी वैल्यूज क्या है, वो वेलनेस क्या है, मेंटली फिजिकली, सर्विस एक्टिविटीज किस तरह से वो चीजों में इन्वॉल्व होता है, किन चीजों में इंटरेस्ट लेता है, आर्ट एंड वर्क एजुकेशन, इस तरह की जो बाकी चीजें हैं वो को स्कॉलेस्टिक एस्पेक्ट में आ जाती है। पेन पेपर रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपकी स्कॉलेस्टिक में आएंगी। करिकुलर एक्टिविटीज, इनको हम को करिकुलर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब ये एक बात क्लियर हुई होगी, इसको पूरा रिवाइज भी कर लेंगे एंड में, तो टेंशन मत लेना। स्कूल बेस्ड असेसमेंट, स्कूल बेस्ड असेसमेंट हमने अभी बात की थी कि बच्चा वहां जाकर के बोर्ड एग्जाम देने जा रहा है किसी और स्कूल में, और टोटली बोर्ड एग्जाम पर ही डिपेंडेंट है, कोई ग्रेडिंग नहीं था, कुछ नहीं था, वही 12th के पेपर आपकी जिंदगी डिसाइड करेंगे। और बच्चा क्या पैनिक में आ जाता था, या बाहर से एक्सटर्नल एग्जामिनर ही आएंगे उसको इवैल्यूएट करने के लिए। तो इस स्थिति में यहाँ पे कोशिश की गई है एसबीए के अंदर कि क्या है, इट इज एम्बेडेड इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस इन स्कूल इटसेल्फ। जहां पर बच्चा पढ़ रहा है वहीं पर आप उसको इवैल्यूएट भी कर पाए। ये जो बच्चे का खुद का टीचर है, मतलब जिन टीचर्स से वो फैमिलियर है, उन्हीं के द्वारा ये काम किया जाता है, उस प्रक्रिया में वो लोग भी शामिल होते हैं। फिर है हियर इन एसपीए ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इवैल्यूएशन आर डिसाइडेड बाय द स्कूल। जितने भी एस्पेक्ट हैं इवैल्यूएशन के, आपका हर एक इंसान स्कूल का इन्वॉल्व है इसमें। और क्या है, यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं, लर्नर्स हैं, अदर पार्टिसिपेंट हैं, सब स्कूल के ही हैं। तो उसी स्कूल में आकलन किया जा रहा है, जिससे टीचर को भी बेहतर पता लगे कहाँ वो पेडागोजी में सुधार कर सकता है। बच्चे को भी टीचर ने पूरे साल ऑब्जर्व किया है, उसको पता है कौन सा बच्चा किस तरह से बिहेव करता है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स वो देख पाएगा। तो बेहतरी के लिए किया गया था एसबीए। अब आते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट पर। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कौन से होते हैं इनको समझेंगे।
देखते हैं इसको। थैंक यू दीक्षित। स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या है? मानक परीक्षण। भाई जो अगर बोर्ड एग्जाम्स हो रहे हैं तो पूरे देश में अगर 12th का पेपर है तो वो सेम होगा सबके लिए। तो कुछ क्वालिटीज होती है एक टेस्ट के अंदर जिसके बेसिस पे हम उसको मानक परीक्षण कहते हैं, मानक परीक्षा कहते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड कहते हैं। एक तो उसमें वैलिडिटी का गुण होगा, मतलब वैध होगा। दूसरा रिलायबिलिटी होगी, मतलब विश्वसनीयता होगी। वैलिडिटी मतलब कि किसी भी चीज को तब वैलिड कहा जाता है जब इसने उस चीज का टेस्ट हो चुका हो, जिस चीज के लिए वो बनी है वो उसको कितने हद तक मेजर करती है। आप जानते हैं, आप ट्यूबलाइट खरीद के लाते हैं या कुछ भी लेकर के आते हैं, मान लो एक रिमोट भी है तो इस पे भी लिखा हुआ होगा कि भाई टेस्टेड या वैलिड इस चीज के लिए। तो टेस्टेड किस चीज के लिए? जिस चीज के लिए पाता है तो वैलिड है। कितनी अगर उसको बार बार कंसिस्टेंटली अगर उस चीज पर उतारा जाए तो कितना खरा उतरेगा, सेम रिजल्ट लेकर के आ पाएगा या नहीं? ऐसा तो नहीं है ना अगर मैं ये बटन दबाऊं तो एसी ऑन हो, कोई और दबाए तो ना हो। मतलब कि रिलायबल है कि नहीं है। ठीक है, तो कंसिस्टेंटली जब एक रिजल्ट आता है, सेम रिजल्ट आता है किसी टेस्ट से, तो वो रिलायबल मतलब विश्वसनीय होता है। आपका वो दोस्त जो आपके हर परेशानी में काम आ जाता हो, दैट इज रिलायबल। और वैलिड का मतलब तो सिर्फ जो एक उद्देश्य के लिए बना है वो काम कर सके। तो ये दोनों ही चीजों का होना जरूरी है टेस्ट में। ठीक है, तो वैलिड भी हो, जितने भी ऑब्जेक्टिव सेट हुए हैं उनको भी अचीव करे, और रिलायबल भी हो। ऐसा नहीं है कोई और टीचर टेस्ट करे तो 4 नंबर आए और कोई दूसरा कर ले तो 40 आ जाए। ठीक, तो एक बेसिकली एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में आए, दायरे में आए। आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर एक दो चीजें आ जाती है, नॉर्म रेफरेंस एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का ही पार्ट है। नॉर्म रेफरेंस या एनआरटी कहते हैं इनको, और सीआरटी कहते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट को। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या है? जो किसी एक नॉर्म के प्रति सेट होते हो। आप जानते हैं नॉर्म्स होती हैं सोसाइटी में बहुत सारी। तो नॉर्म रेफरेंस इज अ परसेंटेज रैंकिंग कंपेयर टू एन एवरेज पॉपुलेशन। भाई 10 लाख लोगों ने दिया है, इसमें से इतने जो है उनको कंपैरिजन कर करके आपने टॉप 10 निकाल लिए। अभी जो टॉप 10 निकाले आपने, यहाँ पे पास फेल का क्राइटेरिया हट गया। आपने देखा टॉप किसने, मतलब आपने कंपैरिजन किया। जब रैंकिंग के हिसाब से कंपैरिजन हो किसी भी एक टेस्ट में, दैट इज नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। क्राइटेरिया को आप क्लियर करने की बात करें, भाई 33% पर पास तो हो जाते हैं, सीटेट में 90 चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, तो वो एक क्राइटेरिया सेट है। जब आप कंपैरिजन में देखने लगे तो वो नॉर्म की बात होगी। तो ये समझना जरूरी है यहाँ पर। तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर यूनिट मेजर हो जाए, क्राइटेरिया बन जाए कि इतने पे क्वालिफाई, दैट इज क्राइटेरियन। जैसे कि सीटेट, आप टीट प्लस बी केवीएस में जाते हैं तो आपको टॉप में आना है तभी आपका नंबर आएगा, अदरवाइज तो क्राइटेरिया भले ही आपने क्लियर कर लिया हो कोई नहीं पूछेगा। तो क्या आंसर हुआ यहाँ पर? एनआरटी वो जहां पर कंपैरिजन की बात करता हो, सीआरटी में आपको एक क्वालिफिकेशन की बात करता है। अब आ जाते हैं टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन पर, जहां बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहती है। ऑब्जर्वेशन मतलब कि आप जानते हैं अवलोकन जिसको हम कह देते हैं। फिर रेटिंग स्केल, ये तरीके हो सकते हैं कि आप इवैल्यूएशन टेक्निक्स हैं कि इनको आप अपना करके बच्चे के बारे में ज्यादा डेटा निकाल सकते हैं, उसको अच्छे से आप इवैल्यूएट कर पाएंगे। सोशियोमेट्री, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, इंटरव्यू, एनेक्डोटल और पोर्टफोलियो। समझ लेते हैं इनको एक एक करके, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पर ऑब्जर्वेशन और रेटिंग स्केल की, तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन क्या है? भाई ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है। ऑब्जर्वेशन जब आप ऑब्जर्व करते हैं बच्चे को, बच्चा क्लासरूम में किस तरह की एक्टिविटीज करता है, जब आपको ग्रीट करता है, लंच में कैसे खेलता है, कौन सी एक्टिविटीज किस तरह से करता है, आप हर टाइम बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आप ये जो डेटा है आपका ऑब्जर्व करने का, वो बच्चे के बारे में आपको ज्यादा जानने में मदद करेगा। ठीक, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, जब आपने रिकॉर्ड्स के बेसिस पर ऑब्जर्व किया बच्चों को कि अच्छा ये इस तरह के काम में इन्वॉल्व होता रहा है, वो इनडायरेक्ट हुआ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा ऑब्जर्वेशन मतलब जब आप देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। फिर आता है रेटिंग स्केल। लिकर्ट स्केल आपने सुना होगा, उसको सिनोनिमसली हम यूज कर लेते हैं, लेकिन रेटिंग स्केल कई प्रकार के होते हैं। बहुत सारे तो होते हैं नंबर वाले, मतलब 1 to 10 पर आपको मार्क करना है। आप किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और आपने बेसिकली आउट ऑफ 10 या 10 में से कितनी रेटिंग दी। अभी अपनी लेट्स लर्न की ऐप आई है तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे आउट ऑफ 5 रेटिंग देनी होती है वहां। तो आप Whatever I did, really show. Yeah.
Babe, ang Brownie. Ani jaga ang Brownie. Ani jaga ang Brownie. Ani jaga ang mau cross saya bakla Brownie. Ani jaga ang mau cross saya bakla Brownie. Ani jaga ang na Berlain nih.